हाँ नमस्कार बच्चों। देखिए अब अगले वीडियो में है आपके। इसके पहले देखिए आप प्रगतिवाद, प्रयोगवाद कन्फर्म हुआ, फिर इसके बाद नई कविता, ये सब छायावादोत्तर युग के अंतर्गत आते हैं। अब है आप नई कविता के बाद है आपका समकालीन कविता। समकालीन कविता ये समकालीन समकालीन कविता, इसको कई नामों से जाना गया। युवसावादी कविता, और कहते हैं कि अकविता, न कवि, विचार कविता, पोस्टर कविता, किस्म किस्म की कविता, इसको कहा गया। साठोत्तरी कविता, देखिए इसे साठोत्तरी कविता, इसे साठोत्तरी कविता कहते हैं कि इसका समय 1960 के बाद था। साठोत्तरी कविता, अकविता कविता, चार कविता, युयुत्सावादी कविता, वादी न कविता कविता, देखिए न कविता, किस्म किस्म की कविता, किस्म किस्म की कविता कविता। देखिए इसमें कई नाम, बीट कविता, ताजी कविता, तट की कविता, भूखी पीढ़ी आदि नाम दिया। ताजी, तट की कविता, बीट कविता, बीट कविता, और भूखी पीढ़ी, भूखी पीढ़ी, पीढ़ी आदि आदि नाम दिया, आदि नाम दिया। देखिए फिर साठोत्तरी कविता, अकविता, विचार कविता, युयुत्सावादी कविता, निर्दिशा कविता, ताजी तट की कविता, बीट कविता, भूखी पीढ़ी आदि नाम दिया गया। कहते आज़ादी के 2 दशक बाद साहित्य में आविष्कार और निषेध की भावना क्या होती है, जन्म लेती है। उस समय आज़ादी 1960 में का समय था, लोगों को इंदिरा गांधी थी। उस समय की कविता ऐसी थी जिसे व्यक्ति कहते हैं कि जो मोहभंग की प्रक्रिया से जुड़ी थी। अब कवियों के आदर्श नेहरू, गांधी, लोहिया, पटेल, जेपी नहीं रहे, बल्कि माओ, चिंगमा, हो चिन मिन आदि आदर्श बने, जहां क्रांति प्रति क्रांति की अवधारणा चली। और इनकी निम्न विशेषता है। देखिए सब इन्होंने कहा कि आप उधर देखते हैं समकालीन कविता में कि यह कविता निराशा, अनास्था, विद्रोही पीढ़ी का नेतृत्व करती है। यह कविता निराशा, यह कविता निराशा, अनास्था, विद्रोही पीढ़ी का, विद्रोही पीढ़ी, इसमें देखिए यह कविता निराशा, अनास्था, विद्रोही पीढ़ी का नेतृत्व करती है। विद्रोही पीढ़ी का नेतृत्व करती है। इसमें देखिए व्यक्ति जो है केंद्र में सामान्य मानव है। विद्रोह पीढ़ी का नेतृत्व करती है, इसके केंद्र में सामान्य मानव है, इसके केंद्र में सामान्य मानव है।
सामान्य मानव है। इसके केंद्र में सामान्य मानव है और जिसे वह समकालीन जीवानुभव की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करता है। जिसे वह समकालीन जो सामान्य मानव है, इसके केंद्र में या कविता में जो सामान्य मानव है उसको केंद्र में रखकर जिसे वह समकालीन जीवानुभव की त्रासदी के रूप में जीवानुभव त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करती है। देखिए, समकालीन जीवानुभव त्रासदी जो दुख है, त्रासदी के रूप में, जीवानुभव की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करता है, देखिए, ये कविता जो है साठोत्तरी या समकालीन कविता, यह कविता निराशा, अनास्था और विद्रोह पीढ़ी का नेतृत्व करती है। इसके केंद्र में सामान्य मानव है जिसे वह समकालीन जीवानुभव की त्रासदी के रूप में प्रस्तुत करता है। अब देखिए, धूमिल ने लिखा है कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। धूमिल की जो पंक्ति है, इन्होंने धूमिल उस पंक्ति में कहते हैं कि इस समाज में जो व्यक्ति है उसमें कि मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखे कि मेरे नज़र में मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है और जो मरम्मत के लिए खड़ा है। समकालीन कविता के मामूली आदमी की पीड़ा, उसकी शक्ति, स्थितियाँ व मनस्थितियों की टकराहट, परिवेश की पुकार, स्थापित मूल्यांकता से विद्रोह व बगावत करती है। ऐसा समकालीन कविता में ऐसा ही हुआ था कि जगदीश चतुर्वेदी ने कहा कि देश एक लगड़ाता देश प्रेम अयासी का दिया हुआ महामंत्र है और धूमिल की भाषा में भदेशपन है और व्यंग में गवई संवेदना का लठपन भी वहाँ मौजूद है। देखिए, धूमिल भाषा से भदेश इसलिए उत्तर प्रदेश हूँ। धूमिल अभी किसी पंक्ति में कहते हैं कि मैं भाषा से भदेश इसीलिए उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे नई कविता में बिंब नए रूप में आते हैं, प्रतीक का पुनरुत्थान हुआ और वही केदारनाथ किंग ने बैल को मजबूर आदमी का प्रतीक माना। अब इसमें है, समकालीन कविता में है कि जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था, कुछ विशेषता है इसमें। इसमें है जन सामान्य। धूमिल ने स्पष्ट कहा कि इस कविता में राजनीतिक विसंगतियों को नागार्जुन से चुनाव प्रहसन कविता में प्रस्तुत किया। एक नागार्जुन की रचना थी हरिजन गाथा, जिसमें इन्होंने हरिजन गिरजन नंगे भूखे हम तो डोले वन में, खुद तुम रेशम साड़ी डाले उड़ती फिरो गगन में। एक इंदिरा गांधी के लिए इन्होंने कहा, नागार्जुन ने कहा था हरिजन गाथा में कि हरिजन गिरजन नंगे भूखे और हम तो डोले वन में, तुम रेशम साड़ी डाले उड़ती फिरो गगन में। धूमिल ने स्पष्ट कहा, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है और इसका कोई खास मतलब होता है। धूमिल ने पटकथा में कहा कि दरअसल अपने यहाँ प्रजातंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। कहते हैं हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है वो एक मदारी का खेल है जिसको कोई घुमाता है। एक कहते हैं कि एक तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, जो मदारी वाला होता है और वो उसके इशारे पे ही सब चलते हैं। ऐसा ही हमारा प्रजातंत्र है। और दूसरा है जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था, विद्रोह विद्रूपता का प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविता जन सामान्य में अखंड आस्था रखती है। जैसे इसमें देखिए, जन सामान्य में
जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था, जन सामान्य के विश्वास में अनास्था। देखिए जन सामान्य जो था कि आत्मविश्वास में आस्था और जन सामान्य के आत्मविश्वास में आस्था, विश्वास में आस्था। देखिए इसमें इन्होंने कहा कि विरोध, विद्रोह, विद्रूपता को प्रमुख स्थान देने वाली समकालीन कविता जन सामान्य में अखंड आस्था रखती है। जनता एक बहुमुखी तेज हथियार है जो अकेली गहराइयों को आपस में जोड़ता है और परिवेश के प्रति गहरी सजगता, परिवेश के प्रति गहरी सजगता, परिवेश के प्रति गहरी सजगता, इन्होंने कहा कि जटिल अवस्था में जीवन की छटपटाहट को पकड़ने की कोशिश करता है और धूमिल, रघुवीर, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर आदि कवियों को भारतीय समाज में मूल्यों के विघटन के कारण मनुष्य के चारों ओर बढ़ते भीषणता घिराव का अस्पताल है। ऐसा परिवेश के प्रति गहरी सजगता यहाँ पे समकालीन कविता का कवि कहता है कि काव्य भाषा, इसमें भाषा सहज है परंतु बोली बुलेट का काम करती है, बुलेट का काम करती है। इसमें कहते हैं भाषा जो है, भाषा सहज है पर बोली बुलेट का काम करती है, बुलेट का काम करती है। अब देखिए इसमें है कि मुहावरा ब्लास्ट करता है जैसा कि लीलाधर जंगोरी में, और मुहावरा जो है ब्लास्ट करता है, मुहावरा ब्लास्ट करता है, ब्लास्ट करता है। जैसे एक पंक्ति है लीलाधर जंगोरी की, आपको बताते हैं कि फौजी दस्ते की तरह अंधेरे में एक भाषा खाइयाँ बदल रही हैं और शब्दों को बोलियों की जगह घर कर रही हैं। यहाँ पे इन कवियों ने काव्य भाषा को अभिजात से मुक्ति का आंदोलन चलाया। नेतृत्व धूमिल व सहयोग जगदीश चतुर्वेदी ने किया। इनकी देखिए धूमिल की भाषा में कहते हैं भदेशपन, व्यंग में गवई संवेदना का लठपन भी वहाँ मौजूद है। धूमिल भाषा से कहते हैं कि मैं प्रदेश हूँ क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। नई कविता में बिंब नए रूप में आते हैं, प्रतीक का पुनरुत्थान हुआ। केदारनाथ सिंह ने बैल कविता में बैल को मजबूर आदमी का प्रतीक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने भी लिखा, और राज कमल ने मुक्ति प्रसंग में उग्र तारा को प्रतीक माना। नई कविता जो है कि विपरीत कविता में कवियों ने अपने आंदों को नया नया नाम दिया। जैसे सलील कुप्त ने इसका नाम साठोत्तरी दिया, साठोत्तरी कविता। मलय चौधरी ने भूखी पीढ़ी, निर्भय मल्लिक ने आसमानी पीढ़ी, श्री राम शुक्ल स्वीकृत, लक्ष्मीकांत ने ताजी कविता, हरि मदानी ने आज की कविता और सत्यदेव ने निर्देश्यामी, राम बच्चन ने तट की कविता और सलन श्री राम सिंह ने युयुत्सा की कविता, श्याम नारायण ने सांप्रति, श्याम परिवार अंतर विरोधी का अन्वेषण और गंगा प्रसाद विमल ने कविता नाम दिया समकालीन कविता का। सब कवियों ने अपना अलग अलग नाम दिया। इस प्रकार कविता के कवियों में राजकमल चौधरी, कैलाश वाजपेयी और जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परिवार, इन सबों ने अपने समय व समाज को इसी दृष्टि से देखा जो समय की मांग थी। इन कवियों ने पाश्चात्य प्रभाव को स्वीकार किया है। अब है अकविता। अकविता देखिए जैसे पहले हमने किया था भारतेंदु युग, भारतेंदु युग समझाया था। भारतेंदु युग
फिर द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। फिर इसके बाद छायावाद, छायावाद। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगतिवाद प्रगतिवाद। फिर प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। फिर नई कविता, नई कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता। फिर अकविता। अब इसमें समझाएंगे आपको अकविता। अकविता, अकविता। कविता। इसमें इसके मुख्य प्रवक्ता श्याम परमार हैं। मुख्य प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता श्याम परमार हैं। मुख्य प्रवक्ता श्याम परमार हैं। और 1963 में जगदीश चंद्र चतुर्वेदी आए और गंगा प्रसाद विमल रविन्द्रनाथ त्यागी की रचना प्रकाशित हुई। अकविता संपूर्ण विरोध नारी के शरीर के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। अकविता का संपूर्ण विरोध, कविता का संपूर्ण विरोध नारी के इर्द गिर्द नजर आता है, नजर आता है। अब है देखिए कि जिसका नेतृत्व मणिका मोहिनी वानेटी ने किया, इसका नामकरण अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग और केरुआक ने किया। इसका नेतृत्व बंगाल में लय चौधरी, हिंदी में राजकमल चौधरी ने किया। इसे फ्री से अति मसीह कन्नड़ कहा है कि इसमें इन विकृतियों के कारण कोई मानक रूप न बन सका। देखिए इसका कोई मानक रूप नहीं, क्योंकि इसकी विकृतियाँ थी, अश्लीलता थी इसमें। और इसमें कहा क्या नारी के इर्द गिर्द नजर आता है। आसमानी पीढ़ी इसके मसीहा निर्मल मलिक हैं और ये पूंजीवादी का विरोध करती है। ये यौन प्रतीक स्थिति के निर्धारित तत्व है, ये पीढ़ी भी है। ताजी कविता कि इसका नेतृत्व लक्ष्मीकांत वर्मा ने किया। नई कविता में जड़ता के कारण इसे बासी कहकर नवीन भाषा का अन्वेषण किया। अब है और पुरानी कविता के स्थान पर नई भाषा की रचना की और जीवन के नवीन संदर्भों को सार्थक अभिव्यक्ति का नारा दिया, जिसे ताजी कविता कहा गया, परंतु यह भी सार्थक प्रतिमान न खड़ा कर सका। अस्वीकृत कविता, देखिए आपने कविता अस्वीकृत कविता कि घनश्याम रंजन ने अस्वीकृत कविता प्रश्न और समाधान शीर्षक में अस्वीकृत आंदोलन चला। इसमें लखनऊ के देखिए सबका है अस्वीकृत कविता, अस्वीकृत कविता, अस्वीकृत कविता। इसके बारे में कवि कहते हैं कि लखनऊ में सुशील कुमार ने नौ नाम से पत्रिका प्रकाशित की। यह कविता समकालीन जीवन व्याप्त सुरक्षा की पहचान का दावा करती है, पलायन और पराजय को नहीं स्वीकारती। असांप्रदायिक कविता सांप्रतिक कविता है कि इस आंदोलन में कविता, स्वीकृत कविता, संचेतन कविता और बीट कविता, विद्रोही कविता को समेटने की कोशिश है। इसमें समाज की अवहेलित शक्ति को दुलार देने का प्रयास है। योयोत्सावादी कविता कलकत्ता से प्रकाशित है। देखिए सब कविता का सब अपना अपना परिचय है। सांप्रतिक कविता, सांप्रतिक कविता
सांप्रतिक कविता, फिर है अकविता, सांप्रतिक युयुत्सावादी कविता, युयुत्सावादी कविता, वादी कविता, युयुत्सावादी कविता। देखिए इसमें है कि कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सावादी कविता का आंदोलन शुरू हुआ। इसमें सलग श्री राम सिंह प्रमुख है। इन्होंने जनता और बुद्धिजीवी की एकता के बल पर समाजवादी व्यवस्था की स्थापना मुख्य लक्ष्य माना। इसका कवि निजता से ऊपर उठकर सोचता है और गलत तथ्यों का वर्चस्व समाप्त करता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट साठोत्तरी कविता, जैसे समकालीन कविता, अब इसके साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी कविता, साठोत्तरी साठोत्तरी कविता। अब इसमें मुख्य प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक सलील गुप्त हैं। इसके जो प्रवर्तक हैं सलील गुप्त, सलील गुप्त हैं, प्रवर्तक सलील गुप्त हैं। और कहते कि इनका कवि प्रतिबद्धता का व नारेबाजी पर विश्वास नहीं करता। मृत जीवन मूल्यों के लिए इसका स्थान नहीं है। सहज कविता अलीगढ़ ईस्वी में, अलीगढ़ से 1967 ईस्वी में रविंद्र भ्रमण ने सहज कविता का नारा दिया। सहज कविता उद्देश्य विषम काव्य परिस्थितियों में कविता करना है। सहज कविता, देखिए इसका नाम एक सहज कविता दिए जिसका काम है सहज कविता, जिसमें है कि इन्होंने कहा कि विषम काव्य परिस्थितियों में कविता करना है। इसका उद्देश्य जो है सहज कविता का उद्देश्य विषम परिस्थितियों में कविता करना है। विषम परिस्थितियों में कविता करना है, कविता करना है। विषम सहज कविता का उद्देश्य विषम परिस्थितियों में कविता करना है। और है कि इसमें सहज कविता, सनातन सूर्योदय नूतन कविता, इसके जन्मदाता वीरेंद्र कुमार जैन हैं। इन्होंने तार सप्तक के पिछड़ जाने से खिज को मिटाने के लिए इस आंदोलन को प्रस्तुत किया और इसमें नवीनता एवं अध्यात्म को एक ही मंच पर प्रस्तुत किया, एक ही मंच पर। आकांक्षा, अनास्था, आक्रोश का स्वर प्रमुख है। इस कविता में अतीत, वर्तमान और भविष्य के कालखंड इस प्रकार समकालीन कविता में इन काव्य आंदोलनों को नए नए प्रतीकों के सहारे व्यक्त करने का प्रयास है। धूमिल ने एक रचना लिखी थी मोची राम, रघुवीर ने रामदास, विजय देव नारायण शाही ने साधु आदि प्रतीकों के माध्यम से यथार्थ छवि को प्रस्तुत किया। अब है राजकमल चौधरी, जो इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में पूर्वी देशों, वर्मा, मलया आदि देशों की यात्रा की। इनकी रचना स्वर्गंधा, कंकावती और मुंशी प्रसंग, और देखिए नवगीत आंदोलन एक चलाया गया था जहाँ पे नई कविता के भावों और अनुभूतियों। साठोत्तरी कविता में कई कवि हैं, उदय प्रकाश, परमानंद श्रीवास्तव, नंदकिशोर आचार्य, ध्रुव शुक्ल, प्रयाग शुक्ल, संजीव मिश्र, रमेश चंद्र शाह, ज्ञानेन्द्र पति, प्रताप सहगल, ममता किरण, जितेंद्र श्रीवास्तव, महेंद्र भल्ला, सीतेश आलोक, कैलाश वाजपेयी और अजीत चौधरी। अब आते हैं नए आंदोलन में। अब है नवगीत आंदोलन की नवगीत आंदोलन नवगीत आंदोलन के बारे में
कि नई कविता के भाव अनुभूतियों को गीतात्मक स्वर में प्रस्तुत किया। जो नई कविता के भावों हैं, नई कविता के भाव, कविता के अनुभूतियों को गीतात्मक स्वर दिया, गीतात्मक स्वर दिया है। और इसमें नए गीतों का पहला संग्रह 5 जोड़ बांसुरी नाम से प्रकाशित हुआ। नए गीतों का पहला संग्रह, नए गीतों का पहला संग्रह, नए गीतों का पहला संग्रह, इसमें था 5 जोड़ बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी, 5 जोड़ बांसुरी नाम से प्रकाशित हुआ, जिसमें केदारनाथ सिंह ओम ठाकुर के गीत हैं। केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के हैं और नवगीत आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। जो केदारनाथ सिंह हैं, केदारनाथ सिंह जो तीसरे सप्तक के कवि हैं और नवगीत इस तीसरे सप्तक के हैं, तीसरे सप्तक के कवि हैं, सप्तक के कवि हैं और नवगीत आंदोलन के प्रथम हस्ताक्षर, आंदोलन के प्रथम हस्ताक्षर हैं, प्रथम हस्ताक्षर हैं। देखिए, केदारनाथ सिंह जैसा कि तीसरे सप्तक में है, कीर्ति चौधरी केदारनाथ सिंह, और ये केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं और नवगीत आंदोलन के प्रथम हस्ताक्षर हैं। और इन्होंने प्रमुख लेखक इसमें हैं और रमेश रंजक, शंभुनाथ सिंह, हरज्योति, शांति सुमन, रमाकांत आजाद, हरि ठाकुर, मोती, B.A. दुष्यंत कुमार। अब देखिए, जैसा कि हम आधुनिक काल आपको बता रहे थे, आधुनिक काल में कुछ प्रबंध काव्य हैं। आधुनिक काल में समकालीन नवगीत, गद्य काव्य। अब इसमें आपका आएगा गद्य काव्य। अब इसके बाद आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य। अब गद्य काव्य में है कि यह रचना की वह विधा है जो वैयक्तिक आशा निराशा, इसमें यह रचना की वह विधा है जो व्यक्ति के आशा, जो वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख, जो वैयक्तिक आशा निराशा, सुख दुख का घनीभूत भावनाओं को, सुख दुख के घनीभूत भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न, भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न से
घनीभूत भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में प्रस्तुत करना ही से भिन्न भावपूर्ण गद्य में भावपूर्ण गद्य में प्रस्तुत करना है प्रस्तुत करना ही गद्य काव्य प्रस्तुत करना ही गद्य काव्य है करना ही गद्य काव्य है। यह रचना की वह विधा है, जैसे आखिरी में आपने देखा, अभी हम आपको बताएंगे भारतेंद्र द्विवेदी, लास्ट में आता आपका गद्य काव्य। यह रचना की वह विधा है जो वैयक्तिक आशा निराशा सुख दुख के घनीभूत भावनाओं को साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में प्रस्तुत करना ही गद्य काव्य कहलाता है। ऐसा देखिए, इसमें अनुभूतियों की प्रधानता प्रमुख है। इसमें अनुभूतियों की प्रधानता प्रमुख है। अनुभूतियों की प्रधानता प्रमुख है। प्रधानता प्रमुख है। देखिए, इसमें अनुभूतियों की प्रधानता प्रमुख है और इसका श्री गणेश छायावादी कवि रामकृष्ण देव ने किया। इसका श्री गणेश छायावादी कवि श्री रामकृष्ण देव ने किया। इसमें छायावाद साधना प्रवाल नाम से गद्य काव्य लिखा। इसमें जो छायावाद साधना नाम से गद्य काव्य लिखा गया, गद्य में कुछ कवि हैं और उनकी रचनाएं। में कवि और उनकी रचनाएं। कवि और रचना। देखिए, गद्य में कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका नाम सुने होंगे, द्विवेदी युग। माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, जिससे इन्हें राष्ट्रकवि का दर्जा, भारत की आत्मा कहा गया। माखनलाल चतुर्वेदी जिनकी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्य देवता। साहित्य देवता। और दूसरे कवि हैं दिनेश नंदनी, जिनकी रचना है दोपहरिया के फूल, शारदिया। कोणार्क जगदीशन का भी है शारदिया। दोपहरिया के फूल, दिनेश नंदनी की शारदिया, दोपहरिया के फूल और वंशी रव उन्मन स्पंदन। उन्मन स्पंदन। अब है कि आगे जिनकी है चिंता, चिंता और राम प्रसाद विद्यार्थी की शुभ्रा। राम प्रसाद विद्यार्थी की है शुभ्रा, विद्यार्थी की शुभ्रा। अब है इनके बाद सत्यनारायण मेहता, रजनीश की आराधना, वियोगी हरि का श्रद्धा कण,
और आचार्य चतुर्सेन का मरीव खाल की हाय, वियोगी हरि का है श्रद्धा कण, वियोगी हरि का है श्रद्धा कर, श्रद्धा कर। जैसा कि गद्य काव्य में देखिए इसमें और कवि हैं रघुवीर सिंह का शेष स्मृतियाँ, महावीर शरण अग्रवाल गुरुदेव, तेज नारायण काका निर्झर और पाषाण, रंगनाथ दिवाकर अंतरात्मा और ब्रह्मदेव का निश्चित आंसू भरी धरती और दीची। देखिए इसके बाद आपका आ जाता है कि दलित विमर्श आ जाता है, लेकिन यहाँ तक आपका समाप्त हो गया आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। बीच वाला कुछ छूटा है उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे कि शुरू से आपको तो हर सिलेबस में हर साल में था, इतना थोड़ा सा अलग था पीछे हिंदी साहित्य का इतिहास जो बुक है आपकी, उसमें से लास्ट तक आ गया आपका गद्य काव्य। और जो आपका न पूरा हो उसको बताइएगा, ठीक है। अब देखिए आधुनिक काल में ऐसे समझाए थे हम आपको, आधुनिक काल, आधुनिक काल में देखिए था पहला भारतेंदु युग था, द्विवेदी था, ऐसे था ना, भारतेंदु, फिर द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर है नई कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता, और फिर है नवगीत और गद्य काव्य। समकालीन में ही नवगीत और गद्य काव्य, जिसमें से आप लोग का वीडियो बना था प्रगतिवाद से प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत और गद्य काव्य। इतना तो इस समय समझाया गया था, और बाकी वीडियो आपका छायावाद, द्विवेदी युग, ये सेकेंड ईयर में बताया गया है, भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद। अगर आप जानना चाहते हैं इसको डिटेल में तो आप लिख के भेजिएगा, और इसमें आपको बता देंगे छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, क्योंकि सेकेंड ईयर का आपका सिलेबस ही है और इसी के सभी कवि हैं। सेकेंड ईयर में आप तो पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं कि जब काव्य शुरुआत हुई थी। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा आपका है, हिंदी साहित्य के इतिहास में था, हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य का इतिहास, जिसमें ये जो पुस्तक है जिसे 4 कालों में बांटा गया था, ये हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला आदिकाल, इसको हम बार बार बताते हैं, इसको भूलिएगा मत, क्योंकि क्रम में आपको समझ में आ जाएगा कौन से कवि किस काल में आते हैं, कौन सी रचना किस काल की है। इसी तरह एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछते हैं। रीतिकाल और आधुनिक काल, अब इसमें से देखिए 3 काल। आदिकाल हम आपको समझाए थे कि इसमें प्रकरण करके, प्रकरण फर्स्ट, प्रकरण सेकेंड में क्या था, इसको बांटे थे डिवाइड करके कि प्रकरण में रासो इसमें प्रस्तावना और नामकरण था, और रासो साहित्य का वर्णन था, सिद्धनाथ जैन थे, और फुटकल काव्य था। आदिकाल में भक्ति काल में था सगुण और निर्गुण, सगुण में राम भक्ति शाखा और निर्गुण में कृष्ण भक्ति शाखा, और नहीं राम इस सगुण में थे कृष्ण और राम भक्ति शाखा, और निर्गुण में थे आपके जायसी और कबीरदास। अब आपके रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध 3 कवि, रीतिबद्ध में मतीराम केशव, और रीतिमुक्त में घनानंद, और रीतिसिद्ध में बिहारी, और फिर आपके आधुनिक काल से ही समझ में आ गया आपके आधुनिक काल। इसमें पूरा भारतेंदु युग,
द्विवेदी युग और छायावाद। इसमें बारी बारी से बताया जा रहा था कि बारी बारी, हाँ हो गया, चलिए बस।